Hey friends, welcome back to my channel, The Concept Guru, where I am your guru indeed. So, last time we were discussing about the life processes chapter, human anatomy, and in that we discussed particularly about the human heart. Human heart के बारे में डिस्कस कर लिया था, कैसे उसकी वर्किंग होती है, फंक्शनिंग होती है, क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कैसे हमें आंसर्स बोर्ड में लिख के आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में लिख के आना चाहिए. वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर एज वेल एज ह्यूमन हार्ट टॉपिक. नाउ एज आई प्रॉमिस, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था मैंने, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के. और सर वो टॉपिक्स क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, द हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर्स, द पेपर सेटर्स ऑफ बोर्ड एग्जाम. सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? डबल सर्कुलेशन है. डबल सर्कुलेशन आप देख लीजिएगा, हर ऑल्टरनेटिव ईयर में यह टॉपिक पूछा गया है. तो या तो ह्यूमन हार्ट पूछते हैं या फिर डबल सर्कुलेशन पूछ लेते हैं. इनफैक्ट डबल सर्कुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ह्यूमन हार्ट से भी ज्यादा दी गई है, पूछी गई है एग्जाम में. सो डबल सर्कुलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसके बाद क्या करने वाले हैं? ब्लड प्रेशर डिस्कस करने वाले हैं. ब्लड प्रेशर में दो टाइप्स हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. दोनों के दोनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी वुड मेक श्योर कि एक भी पॉइंट ना रह जाए, ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो कॉन्सेप्ट गुरु पे आपका छूट जाए और एग्जाम में आपको रिग्रेट करना पड़े. साथ ही साथ आई ऑल्सो प्रॉमिस यू दैट जो टॉपिक मैं आपको यहां समझाऊंगा, दे विल बी सो सिंप्लीफाइड एंड इजीली टोल्ड कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दुनिया भर का डाउट जो होता होगा ना, वो आप यहां लेके आओ, मैं क्लियर करके दूंगा आपको. So after discussing the blood pressure, we are going to discuss about the blood vessels. And साथ ही साथ we will be talking about the platelet cells as well as we are going to discuss again one of the most favorite topic of the board examiners. It is lymph. और believe me on this thing, दुनिया भर की सब चीज आपको याद रहेंगे और ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना. आप दुनिया भर की सब चीजें याद रखोगे. इतने सारे सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, सब कुछ याद रखना पड़ता है. ये टॉपिक जो है लिम्फ, यू आर गोइंग टू फॉरगेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम. जबकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट दिस इज द साइकोलॉजी. एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कभी आप ट्राई करके देख लेना. अभी 10th में हो ना, 9th से अभी आए हो और 9th वाले भी अगर आप देख रहे हो तो चलो एक मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूं, आप लोग अभी सोच के बताओ और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि क्या आपको जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो इंस्टेंटली आता था या नहीं आता था. सो आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ, नॉट थर्ड लॉ. थर्ड लॉ आया ना माइंड में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड लॉ. जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट वाज न्यूटन सेकेंड लॉ? 10th में आ गए हैं, 9th पढ़ के आ गए, 9th वाले भी ये पढ़ चुके हैं. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कितने लोगों को यह बात पता थी, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? क्योंकि ये जनरल स्टूडेंट टेंडेंसी है. मैंने मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है दैट स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट न्यूटन सेकेंड लॉ इन फिजिक्स एंड लिम्फ इन बायोलॉजी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिम्फ. दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. एंड before we move forward, let me request you one thing. If you are new to this channel, you haven't subscribed the channel till now. अगर आप न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक द वीडियो. कमेंट तो मैंने ऑलरेडी आपको करने को बोला है, एप्रिसिएशन नहीं करो पर ये करो कि न्यूटन सेकेंड लॉ इंस्टेंटली याद था या नहीं था. एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से ही हमेशा बढ़ता जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज डबल सर्कुलेशन. सो गाइस, एक बात और जल्दी से बता देना चाहता हूं आपको कि आज का लेक्चर बाकी लेक्चर से थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ब्रीफ में और जल्दी टू द पॉइंट समझाने वाला हूं. एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम.
तो तैयार हो जाओ डबल सर्कुलेशन के लिए। देखो डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो 2 बार हार्ट में एंटर करता है ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। डबल सर्कुलेट होता है ब्लड। देखो सब कुछ वर्ड्स सुनोगे उससे आ जाएगा समझ में। डबल सर्कुलेशन, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, ह्यूमन हार्ट के अंदर हो रहा है, हार्ट के अंदर हो रहा है। तो ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। देखो पहले तो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप तो बोल रहे हो 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है। देखो ये कोई नहीं बताएगा, मुझे ये बात पता है। एनसीईआरटी की बुक रेफर कर लो, प्रदीप रेफर कर लो, टुगेदर विथ रेफर कर लो, मर्जी कोई बुक उठा लो और आपकी फेवरेट फुल मार्क्स रेफर कर लो। कहीं पे भी आपको 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब नहीं मिलेगा। एंड आस्क योर टीचर्स, योर ट्यूशन टीचर्स कि क्या वो 1 कंप्लीट साइकिल का इजी वर्ड्स में मतलब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो थम्स अप टू देम। सो 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब यह होता है द फुल जर्नी ऑफ द ब्लड इन द बॉडी। एक पूरा चक्कर लगाता है ब्लड टिप से लेके टो तक, ईच एंड एवरी सेल तक। उस जर्नी को 1 कंप्लीट साइकिल बोला जाता है। नाउ डबल सर्कुलेशन के 2 फेजेस है, 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी, देखो अगेन मैं तो हर चीज वर्ड से पकड़ता हूं, इसमें पल्मोनरी शब्द यूज किया गया है। आपको याद है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब होते थे हार्ट में। ह्यूमन हार्ट अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, देन अटेंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो पल्मोनरी आर्टरी का यूज होने वाला है, दैट इज बाय दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज वेरी सिंपल। ब्लड कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐसे ब्लड से ये रिलेटेड है। तो सबसे पहले वो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, तो ह्यूमन बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जनरेट होता है तो वो एंटर करता है ह्यूमन हार्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन का वो हार्ट है। देन हार्ट से हमें पता है कि हार्ट से वो कहां पे जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में वो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। दैट इज बाय दिस सर्कुलेशन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट से कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और क्यों जा रहा है, क्योंकि लंग्स में एल्वियोलाइज प्रेजेंट है। एल्वियोलाइज ने क्या पिक करके रखा हुआ है, ऑक्सीजन पिक करके रखी हुई है। जो आपने सांस ली ऑक्सीजन, वो कहां पे स्टोर हो गई, एल्वियोलाई में स्टोर हो गई। अब वहां जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। मतलब कि जो इसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के बाहर आ जाएगी एल्वियोलाइज में, और एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन विल मूव इनटू द ब्लड। नाउ द ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर से ये वापस कहां जाने वाला है, हार्ट में वापस जाने वाला है। हार्ट में क्यों जाने वाला है सर, क्योंकि हार्ट ही उसको पंप करेगा थ्रू आउट द बॉडी। वो अपनी दम पे पंप नहीं हो सकता है, उसको पंपिंग ऑर्गन चाहिए, एंड पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। तो जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को वो ऑक्सीजन की जरूरत है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। तो क्या होने वाला है, सबसे पहले ये लंग्स से वापस कहां जाने वाला है, ह्यूमन हार्ट में या हार्ट में वापस जाने वाला है। और इस तरीके से ये फर्स्ट टाइम हार्ट में एंटर हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसका पाथ देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। हार्ट से सबसे पहले वो कहां गया, लंग्स में गया, और लंग्स से वापस कहां आ गया, हार्ट में आ गया। ठीक है सर, इसके पहले भी तो हुआ, वो डीऑक्सीजनेटेड जो बॉडी से जनरेट हुआ वो पहले हार्ट में गया ना। यस, तो पहले हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट हुआ था वो वेन्स के थ्रू होता हुआ हमारे हार्ट में आया, हार्ट से वो वापस लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आ गया। दिस इज व्हाट पल्मोनरी सर्कुलेशन इज। ओके सर, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है, जहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन फिनिश होता है। मतलब कि ब्लड जो है वो कहां आ चुका था, हार्ट में आ चुका था, एंड नाउ इट इज गोइंग टू ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी। सिस्टेमिक का मतलब जो है ना वो सिस्टम से लिया गया है, सिस्टम मतलब द होल बॉडी। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होने वाला है, द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी एक्सक्लूडिंग द लंग्स।
इस बार वो लंग्स में नहीं जाने वाला है, पर लंग्स के अलावा बाकी सब जगह पे जाने वाला है। तो इसका पाथ जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है, हार्ट में अभी ब्लड प्रेजेंट है, वो पंप होगा। तो हार्ट से कहां ब्लड पंप होगा, थ्रू आउट द बॉडी। तो बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है ना, तो बॉडी ऑर्गन्स हम मान लेते हैं। तो हार्ट से कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। फिर बॉडी ऑर्गन में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन जो है वो ईच एंड एवरी सेल जो है उसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और अब ये ब्लड वापस क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में मिल गई थी, और फिर ये ब्लड अगेन इट इज रेडी टू गो बैक टू द हार्ट, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड बनना है, इसीलिए वो पहले कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो सारे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा वो किस में जाएगा, वापस इट विल गो बैक टू द हार्ट। तो देखिए ये सेकंड टाइम वो हार्ट में जा रहा है, दैट इज वाई दिस इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर दो सर्कुलेशन हमने देख लिया, एक देखा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा देख रहे हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक का मतलब मैंने आपको बताया, देखो हर चीज है ना रिलेटेड है। लैटिन वर्ड्स है पल्म्यो, इसका मतलब होता है लंग्स। आप जाओ और नेट पे चेक कर लो इसे। तो लंग्स से रिलेटेड जो सर्कुलेशन हुआ, फर्स्ट वाला सर्कुलेशन हुआ, उसको हमने इंटेंशनली पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला। एंड सेकेंड सर्कुलेशन इज सिस्टेमिक, क्योंकि ये सिस्टम, बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, एक्सक्लूडिंग लंग्स। लंग्स को हटा के बाकी पूरी बॉडी में अब ब्लड जाने वाला है। तो इसका पाथ कैसा हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ध्यान से देख लो। सबसे पहले हार्ट, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन से अगेन बैक टू द हार्ट। सो दिस इज व्हाट सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज। तो डबल सर्कुलेशन की कंप्लीट साइकिल देख लेते हैं। देखो डबल सर्कुलेशन की कंप्लीट साइकिल बॉडी से स्टार्ट होती है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बनता है ना, वो सबसे पहले कहां जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट में जाने के बाद वो क्या करता है, वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए। फिर लंग्स से वापस किस में आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। फिर हार्ट में आने के बाद वो वापस कहां जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड बन चुका है। तो सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन से वापस फिर से हार्ट में आ जाता है। तो दिस इज व्हाट डबल सर्कुलेशन इज। मुझे पता है ना टेक्स्ट बुक में सिस्टेमिक सर्कुलेशन दिया है, ना ही पल्मोनरी सर्कुलेशन दिया है, बट दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स, और यही आपको अलग बनाएंगे बाकी बच्चों से। जो लोग कॉन्सेप्ट गुरु अटेंड कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू द टेक्निकल वर्ड्स जो आपको डिफरेंस क्रिएट करने में मदद करेगा, जो आपको बाकी बच्चों से हटके अलग खड़ा कर देगा। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने बैठेगा, ही विल गेट टू नो कि इस बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल लेवल में अंडरस्टैंड किया है इस टॉपिक को। सो आफ्टर डबल सर्कुलेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज ब्लड प्रेशर। मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भैया ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे देश में बहुत कॉमन है। आप भी चेक कर लेना, आपके घर में किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, इधर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। बट जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द जेनेटिकल रीजन एज वेल एज जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उनकी वजह से, और जो हमारी अब लाइफस्टाइल हो गई है ना, वो भी एक बहुत मेन रीजन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। सो ब्लड प्रेशर, पहले तो ये समझो कि प्रेशर क्या होता है। चलो फिजिक्स को लेके आते हैं जल्दी से इसमें। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब भी हम ये सपोज बॉल है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, जितने एरिया में लगेगा उन दोनों का रेशियो जो होता है वो प्रेशर होता है। और याद है ना, इसीलिए हम पढ़ते थे कि भैया अगर देखो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। प्रेशर और एरिया की कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सर आप तो बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज, एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक जब घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। व्हेन वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, एंड व्हेन द अदर इंक्रीजेस द फर्स्ट वन विल डिक्रीज। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो किसका इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, प्रेशर और एरिया का। अगर एरिया की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा।
अभी पहले फिजिक्स के हिसाब से सिखाता हूं, 1 सेकंड में, उसके बाद आ जाता हूं बायोलॉजी पे अगेन। तो देखो, एक मैंने छोटी सी नेल ली, सुई होती है ना, वो ली, ठीक है। अब उसकी टिप देखो आप, कितना कम उसका एरिया होता है ना। तो एकदम कम एरिया है, अगर मैंने उसको थोड़े फोर्स से, फिक्स फोर्स से अगर इस पाम के अंदर मैंने रखा तो वो पियर्स कर जाएगी, अंदर घुस जाएगी, मुझे दर्द होगा क्योंकि प्रेशर बहुत तेजी से लगेगा। एरिया कम था, प्रेशर बढ़ गया। इसकी जगह अगर मैं एक बड़े पेंसिल ले लूं और पेंसिल को बस सेम फोर्स से 5 न्यूटन, सपोज 5 न्यूटन फोर्स से मैं यहां पे लगाऊं, जितना मैंने सुई में फोर्स लगाया था उतना ही पेंसिल से फोर्स लगाऊंगा, बस एरिया इस बार इंक्रीज हो गया है। पेंसिल की जो सरफेस होती है, अरे शार्पन्ड पेंसिल नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मल वाली विदाउट शार्पन्ड पेंसिल बोल रहा हूं, उसका ऐसा सर्कुलर एरिया होता है ना, वो यहां पे लगाऊंगा। तो जैसे ही ज्यादा एरिया के साथ लगाऊंगा क्या हो जाएगा पता है? प्रेशर कम हो जाएगा। हार्ट में भी ऐसा हो रहा है, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में भी ऐसा हो रहा है। जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट, ये वर्ड याद रख लो। एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो प्रेशर है, ये वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स के वॉल्स जो होते हैं उनके ऊपर एक्सर्ट होता है, लगता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर कौन लगाएगा? ब्लड लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा? द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। सच काइंड ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। और मैंने आपको लॉजिकल रीजन दे दिया कि ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा या क्यों डिक्रीज होगा। इंक्रीज इसीलिए होगा क्योंकि जो एरिया है वो नैरो हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे कि वो गार्डन में पाइप से पानी डालते हैं ना, तो जैसे ही हम उसके नोजल के आगे के साइड को एरिया को कम कर देते हैं ना, तेजी से पिचकारी निकलती है पानी की, बहुत दूर तक धार जाती है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्यों प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है। हमने एरिया कम कर दिया अपने हाथों से। अब ये ब्लड प्रेशर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय लगता है, ठीक है ना। तो अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है? देखो, हमने पढ़ा था हार्ट के कितने चैम्बर्स थे? 4 चैम्बर्स थे। ऊपर वाले 2 क्या होते थे? एट्रियम। नीचे वाले 2 क्या होते थे? वेंट्रिकल होते थे। तो वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो हार्ट उसको पंप करने की कोशिश करता है इन द बॉडी। तो इस समय जो प्रेशर लगता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय लगने वाला प्रेशर कहलाता है। और ये बहुत हाई प्रेशर होता है। ये किसमें लगता है? आर्टरीज के ऊपर लगता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो आर्टरीज के ऊपर वो ब्लड जाता है और आर्टरीज से वो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में जाता है। तो इस समय पे क्या होता है कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में पंप करना है, तो एकदम तेजी से पंपिंग होती है। और इस तरीके के जो ब्लड प्रेशर को बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है? 120 mm ऑफ Hg। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ जाते सर Hg क्या है। Hg इज मर्क्यूरी। तो वो याद है पुराने जमाने में वो थर्मोमीटर आते थे, आजकल डिजिटल आते हैं मुझे पता है, पर पहले भी आपने देखा ही होगा एक एनालॉग थर्मोमीटर्स आते थे जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ होता था और हम उसको ऐसे जब अपने माउथ में रखते थे, सपोज वी हैव अ फीवर, तो वो मर्क्यूरी का लेवल क्या होने लगता था? इंक्रीज होने लगता था। अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज टू चेक इट आउट एंड टेल कि हाँ भाई इतना फीवर आ गया मुझे, ठीक है ना। सिमिलरली जब मर्क्यूरी का लेवल 120 mm ऑफ Hg पर रीच करता है तो वो वैल्यू होती है सिस्टोलिक प्रेशर की। इट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। अगर इससे ज्यादा बढ़ने लग गया तो वी कॉल इट हाई ब्लड प्रेशर। सो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर इज डायस्टोल। इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोलते हैं और ये भी आर्टरी में ही लग रहा है। तो देखो, सिस्टोल में क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ब्लड पंप हो रहा था पूरी बॉडी में, इस कारण से ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। अब फिर से क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब हो रहा है रिलैक्सेशन। तो फिर से वो रिलैक्स हो रहा है, ब्लड धीरे धीरे उसमें आ रहा है। सो इस तरीके के प्रेशर को बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये भी आर्टरी में लगेगा और इस समय पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नॉर्मल डायस्टोल जो होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है, उसकी वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg।
मतलब 80 mm तक। देखो पहले 120 तक पहुंच गया था, डायस्टोल में कितने तक होगा? 80 mm ऑफ Hg तक होगा। और अगर इसके भी नीचे चला गया तो वो प्रॉब्लम जो होती है हमारी बॉडी में उसको बोला जाता है लो ब्लड प्रेशर। ये डिसीज होती है, बहुत खतरनाक होती है। बंदा ऐसे कहीं जा रहा होता है, रास्ते में खड़ा खड़ा गिर जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए कभी आप अपने पापा मम्मी के साथ गए होंगे या आपको ऐसा मौका मिला होगा डॉक्टर के यहां पे जाके ब्लड प्रेशर उन्होंने मेजर किया होगा आपका। तो वो जो मीटर होता है, वो जो डिवाइस होता है जिससे ये ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइगैमोमैनोमीटर। और इसकी स्पेलिंग एस से होती है, फिर एस इज साइलेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में सबसे पहले हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। पहला नंबर आता है आर्टरीज का। आर्टरीज की थिक वॉल्स होती है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टोलिक प्रेशर को लेने के लिए बनी हुई है। इसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर लगता है और वो जो ब्लड होता है वो पूरे ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स के पास जा रहा है। तो आर्टरी जैसे ही बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचती है ना, वो मल्टीपल छोटी छोटी ब्रांचेस में ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज जो होती है उनका साइज पता है कितना होता है? ये एक हेयर होता है ना, उसकी थिकनेस होती है लगभग उतना या उससे भी कम साइज की ये होती है, इसकी थिकनेस होती है। तभी तो जाके वो सेल में जाएगी और तभी जाके वो ब्लड सेल तक पास ऑन कर पाएगी। तो इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और फिर ये कैपिलरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सेल को दे देती है। वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड में मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन तो यूज हो गई, तो अब ये ब्लड बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां जाने वाला है? हार्ट में जाने वाला है। पर जाएगा कैसे? तो सबसे पहले ये सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो जाती है और एक कैपिलरी सिस्टम बनाती है जो ओपन होती है वेन्स में, और वेन्स के थ्रू ये जाती है हार्ट में। तो देखो कैपिलरीज जो है वो क्या कर रही है ना, वो सेल के अंदर आने का और जाने का, ब्लड कैसे आएगा और जाएगा वो वाला काम संभाल रही है। क्योंकि आर्टरीज, अच्छा आर्टरी और वेन में क्या फर्क हो रहा है? तो आर्टरी जो है ब्लड को लेके आ रही है, कहां से लेके आ रही है? हार्ट से। कहां तक लेके आ रही है? बॉडी ऑर्गन तक लेके आ रही है। और वेन क्या कर रही है? बॉडी ऑर्गन से ब्लड को वापस कहां तक लेके जा रही है? हार्ट तक लेके जा रही है। आर्टरी की वॉल्स जैसे मैंने बताई थिक होती है, वेन्स की थिन होती हैं। ये डिफरेंस बता रहा हूं, नोट डाउन करते जाना। और साथ ही साथ एक और फर्क होता है कि जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर तो लगता नहीं है। आर्टरी के ऊपर हाई प्रेशर लगता है, वेन्स के ऊपर नहीं लगता। पर वेन्स के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं, जो ऑब्वियसली वॉल्व मैंने बताया था ना हार्ट में, वो उसका एक एमिनेंट काम होता है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना, प्रिवेंट करना। ऐसा ना हो ब्लड ऊपर जाते जाते वापस नीचे आ जाए। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं किसमें? वेन में। ये फर्क हो गया। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। और कैपिलरीज के बारे में मैंने बता दिया, वो एक कम्युनिकेटिंग थर्ड एजेंसी है, ठीक है ना। मेन काम कौन कर रहा है? वो आर्टरी और वेन कर रही है, पर सेल के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए देयर आर कैपिलरीज। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कैपिलरी को दिया, कैपिलरी ने सेल को दिया, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, वापस कैपिलरी ने लिया, कैपिलरी ने कलेक्ट करके उसको कहां दे दिया? वेन्स को दे दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में आपको एकदम क्लियर आइडिया आ गया। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आप एक बात इमेजिन करो कि इतना हाई प्रेशर होता है ये ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो जाए, वो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है ना। जैसे हम बलून के अंदर हवा भरते जाते हैं, एक उसका हाईएस्ट प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर हवा डालते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी कोई भी कैपिलरी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, उसमें से ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो अभी बॉडी के पास खुद से रिकवर करने का एक मैकेनिज्म है। इसके पास ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट सेल्स का काम क्या है? मेंटेनेंस को करना।
सर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? भैया बहुत सिंपल है, अगर इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, अगर ब्लीडिंग को नहीं रोका गया तो ब्लड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ब्लड के ऊपर प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा होगा तो हमारे सिस्टोल और डायस्टोल में, मतलब हार्ट की जो साइकिल है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसमें फर्क पड़ने लगेगा, क्योंकि वैसा प्रेशर नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। और इससे क्या होगा, हार्ट जो है वो डिसफंक्शन करने लग जाएगा, वो अपनी एफिशिएंसी पे काम करना बंद कर देगा। ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, नहीं रोकी गई तो डेथ भी हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। क्लॉट करना मतलब जमा देना। कभी चोट लगी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चोट सूख गई, यहां ब्राउन कलर की एक लेयर बन गई सर, ब्राउन रेडिश ब्राउन टाइप की एक लेयर बन गई, फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं तो धीरे धीरे वो भी हट गई और मेरी स्किन आ गई उसके नीचे। तो ये जो ब्लड क्लॉट करने का काम किया, ये किसने किया? प्लेटलेट सेल्स ने किया। ये भी एक टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, विच इज लिम्फ। और जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, पर क्योंकि आप द कॉन्सेप्ट गुरु में हो, इसीलिए मैं आपको ये पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूं कि ऐसा होगा। और जब हम किसी बात को लेके अलर्ट हो जाते हैं, सो वी कीप दैट इन आवर माइंड। सो लिम्फ के बारे में बता रहा हूं। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जो टिश्यूज जो होते हैं ना, मतलब आपको पता है कि सेल्स के कलेक्शन से टिश्यू बनता है और टिश्यू के कलेक्शन से बॉडी ऑर्गन बनता है। तो टिश्यूज जो होते हैं उनके बीच में एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं। उसमें कुछ लिक्विड जो होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है ध्यान से सुन लो। ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशली द व्हाइट ब्लड सेल, प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, एंड फैट मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट डाइजेस्ट हुआ था उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसमें होते हैं। तो ऐसा लिक्विड जो है ना, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में लीक हो जाता है। कहां से लीक हो जाता है सर? कैपिलरीज से लीक हो जाता है। कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहां से ये लीक होके, और एक ऐसा रेजरवॉयर जैसा होता है, मतलब छोटी सी जगह होती है, उस जगह में जाके वो सेटल हो जाता है लिक्विड। तो क्योंकि टिश्यूज के बीच की ये जगह होती है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो लिम्फ के अंदर क्या क्या है? लिम्फ के अंदर प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, और साथ में उसके क्या है, इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और क्या है, प्रोटीन है, और क्या है, डाइजेस्टेड फैट्स है, ठीक है, डाइजेस्टेड फैट विटामिन हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किए गए हैं। तो सर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जाके बैठ जाता है क्या? जो टिश्यू आपने बताया कि टिश्यू के बीच में स्पेस है, वहां पे जाके ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जाके जमा हो जाता है? बस नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद का ही तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। तो क्या होता है कि इसके दो रास्ते होते हैं। एक तो ये क्या करता है, लिम्फ जो है ना वो कैपिलरीज, इसके जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है ना, वहां पे कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं इनको। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से बैक टू द ब्लड, या फिर फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके बनाती है लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल किसमें ओपन होती है? वेन्स में, लार्ज वेन्स में ओपन होती है। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि लिम्फ के यूजेस क्या क्या होते हैं। ये तो हमने लिम्फ के बारे में जान लिया, इसका पाथ जान लिया। ये सेल से निकल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जा रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से ये दो रास्ते पकड़ रहा है, वो दोनों जान लिए। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिम्फ? ये लिम्फ कर क्या रहा है, इसकी जरूरत क्या होती है हमारी बॉडी में? तो देखो, सबसे पहला काम तो क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है फ्लूइड बैलेंस को, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी जो होती है ब्लड की, उसको मेंटेन करने में काम आता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो वापस जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से ड्रेन कहां हो जाता है? ब्लड में वापस हो जाता है। तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ये पहला पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, तो आप बोलोगे क्या मजाक करते हो सर, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा देगा? देखो, मैंने क्या बोला कि हर चीज को ना उसके वर्ड से पकड़ा करो। इसका नाम है लिम्फ, और लिम्फ जो होता है वो वर्ड आया है लिम्फोसाइट से, और लिम्फोसाइट्स जो है वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि लिम्फ के अंदर होते हैं।
और व्हाइट ब्लड सेल्स पता है ना आपको, फाइटिंग फोर्सेस ऑफ द बॉडी होते हैं। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई भी डिसीज आ रही है, उसको रोकने का काम कौन करता है? डिफेंस मैकेनिज्म है। कौन काम कर रहा है? व्हाइट ब्लड सेल्स काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो भर भर के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। सो इट इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी। नाउ थर्ड यूज बता रहा हूं लिम्फ का, ध्यान से सुन लो। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें से फैट और फैट सॉल्यूबल विटामिन को ले लेता है, मतलब न्यूट्रिशन को ले लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और लार्ज वेन्स में ये ड्रेन कर देता है। तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ये सारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं। तो देखो, एब्जॉर्प्शन करने में मदद कर रहा है और न्यूट्रिशन को कहां दे रहा है? मेन ब्लड स्ट्रीम में जाने दे रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट यूज है लिम्फ का, आप इमेजिन करिए इसको। और अभी तक तो मैंने 3 बता दिया, अभी चौथा भी बताऊंगा। अगर ये 4 यूज लिख के आ गए ना आप, मार्क माय वर्ड्स, आपके अलावा और किसी ने ये 4 यूजेस नहीं लिखे होंगे जो आप लिख के आ रहे हो, क्योंकि आप हो द कॉन्सेप्ट गुरु एंड आई एम योर गुरु इन नीट इंडीड। सो मैं मेक श्योर करूंगा कि यहां जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो जब एग्जाम में लिख के आएगा ना, तब उसके जो नंबर दिखेंगे, एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन ये पता चलेगा कि क्या एडवांटेज था द कॉन्सेप्ट गुरु में पढ़ने का। तो जैसे लिम्फ जो है वो न्यूट्रिशन डाल रहा था ना ब्लड स्ट्रीम में लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, वैसे ही ये सेल्यूलर वेस्ट को भी एलिमिनेट करने में मदद करता है। टॉक्सिन्स होते हैं, सेल्यूलर वेस्ट होता है, डेड सेल्स होते हैं, इन सब को पहले ये एक्स्ट्रा लिम्फ के अंदर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, और वहां से ये जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में। और लिम्फेटिक वेसल कहां ओपन होती है? लार्ज वेन्स में ओपन होती है। तो मेन ब्लड स्ट्रीम में ये सारा वेस्ट चला जाता है और बाद में वो फिल्ट्रेशन होने वाला है और फिल्ट्रेशन के थ्रू ये बाहर निकल जाने वाला है। तो आप देखो, क्लीनिंग अप प्रोसेस जो हो रही है उसमें भी लिम्फ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो ये 4 यूजेस थे लिम्फ के। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट रियली वेल। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में प्रॉमिस किया था, आज का लेक्चर मैंने कट शॉर्ट कर दिया है, बट जो भी लास्ट तक अटेंड कर रहा है उसको फर्क समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक स्कूल में, ट्यूशन क्लासेस में डिस्कस कर ही लिया होंगे। And you would be exactly knowing the difference between your school classes, tuition classes and the concept guru. So, again I am appealing, like the video अगर आपको आज का लेक्चर में ऐसा लगा हो कि नहीं, आज जो मुझे बात पता चली है ना, ये मुझे पहले नहीं पता थी, कुछ तो पता था पर पूरा नहीं पता था। So like the video. Please share among your friend circles, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। एंड कमेंट कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। एंड वी आर सर्टेनली गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करने वाले हैं, किडनी करने वाले हैं, नेफ्रॉन, वो जो एलिमिनेशन हो रहा है ना वेस्ट का बॉडी में से, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस हो रही है, वो पूरी डिस्कस करने के बाद वी आर गोइंग टू एंड द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, take care of yourself. Have a great day ahead.